नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा के डिप्टी सीएम के इस्तीफे पर 2 दिन में खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। सेलिब्रिटी ट्वीट मामले में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख का नाम आया सामने, और इसी के साथ जानी मानी हस्तियों पर किसानों का साथ ना देने पर यहां पर जबरदस्त नुकसान हो सकता है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनाव में आपराधिक रिकॉर्ड का प्रचार नहीं करने वालों को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और राजनीतिक दलों को भेज दिया है नोटिस। तो क्या रद्द हो जाएंगे बिहार चुनाव के नतीजे? दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सुरजेवाला बोले, दुष्यंत हरियाणा डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दें, 2 दिन में खत्म होगा किसान आंदोलन। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपना इस्तीफा दे दें तो 2 दिन में किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को खतरा पैदा हो जाएगा और इसके बाद भाजपा सरकार किसान आंदोलन का हल करने को विवश होगी। बता दें कि जन नायक जनता पार्टी के अध्यक्ष और दुष्यंत चौटाला के पिता डॉक्टर अजय चौटाला ने 2-3 दिन पहले कहा था कि दुष्यंत के इस्तीफे से किसान आंदोलन समाप्त होता है तो उनका इस्तीफा मेरी जेब में पड़ा है, मैं उसे भेज दूंगा। इस पर रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार पुंडरी में पत्रकारों से बातचीत में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस नेता सतबीर भाणा की ओर से आयोजित किसान मजदूर सम्मेलन को भी संबोधित किया और इसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। सुरजेवाला ने कहा कि अजय चौटाला ने बयान दिया था कि दुष्यंत का इस्तीफा उनकी जेब में है। सुरजेवाला ने कहा कि तो दुष्यंत इस्तीफा दे दे। दुष्यंत के इस्तीफा देते ही मनोहर लाल सरकार गिर जाएगी। उसके बाद अगर मामले का हल नहीं निकला तो इसके जिम्मेदार मनोहर लाल स्वयं रहेंगे। जिस दिन हरियाणा में सरकार गिर जाएगी उस दिन सरकार किसान और मजदूर मां मान लेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सेलिब्रिटी ट्वीट इशू मामले में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख का नाम आया सामने, अनिल देशमुख। जी हां दोस्तों, सेलिब्रिटी ट्वीट इशू किसान आंदोलन को लेकर जब विदेशी हस्तियों ने ट्वीट करना शुरू किया था तो भारत में क्रिकेट, राजनीति और बॉलीवुड जगत की कई हस्तियों ने भारतीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए विदेशी हस्तियों को जवाब दिया था और बदले में ट्वीट किए थे। इन सेलिब्रिटियों के ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से शिकायत की थी और जाँच की मांग की थी। अब इस पूरे मामले पर अनिल देशमुख का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जाँच के दौरान बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और 12 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। आपको बता दें कि जिन सेलिब्रिटियों की ट्वीट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने अनिल देशमुख से शिकायत की थी, उनमें सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। सचिन सावंत ने इनके ट्वीट को लेकर जो शिकायत की है वो ये है कि इनके ट्वीट में काफी समानता है और पैटर्न भी एक तरफा का ही है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में आपराधिक रिकॉर्ड का प्रचार नहीं करने वालों को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और राजनीतिक दलों को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दागी नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं करने को लेकर राजनीतिक पार्टियों और इलेक्शन कमीशन को झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों और मुख्य चुनाव आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब 4 हफ्ते में देना है, जिसके बाद इस मामले में 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस BR गवई की पीठ ने वकील ब्रजेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद राजनीतिक पार्टियों ने उन पर पूरी तरह से अमल नहीं किया तो आयोग ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सभी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट दे दी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सभी दलों को फॉर्म C8 जारी किया था, वहीं फॉर्म C7 भी इसके साथ दिया गया था, जिसमें उन्हें चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को चुनने के पीछे की वजह वोटरों को 48 घंटों के अंदर बतानी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसमें चतुराई से काम लिया और छोटे स्तर के अखबारों में ही इसकी जानकारी दी, जबकि इसे मुख्य समाचार पत्रों या मीडिया प्लेटफॉर्म पर देना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी 2020 को एक फैसले में सभी चुनावी पार्टियों और नियामक संस्था चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि सभी चुनाव लड़ने वाले दल यदि ऐसे उम्मीदवारों को चुनते हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है तो वे इस बारे में मतदाताओं को स्पष्टीकरण देंगे कि उन्होंने ऐसा उम्मीदवार क्यों चुना। यह स्पष्टीकरण उन्हें दल की वेबसाइट पर देना होगा। साथ ही चुने गए उम्मीदवारों की जिम्मेदारी होगी कि मतदान से 2 हफ्ते पहले उन्हें अपने आपराधिक रिकॉर्ड का उचित माध्यमों से जैसे रेडियो, टीवी और स्थानीय अखबारों में जो उनके क्षेत्र में लोकप्रिय हो उनका व्यापक प्रसार हो, उनमें
में 3 बार प्रचार करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव के दौरान बिहार में इस आदेश का कतई पालन नहीं हुआ। जिन उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का प्रचार किया वे अखबार बहुत की छोटे थे और एक औपचारिकता दिखाते हुए यह प्रचार कर दिया गया। इस प्रचार को मतदाता ने नहीं देखा, जबकि प्रचार करने का आदेश देने का यही मतलब था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिशा की गिरफ्तारी पर रामचंद्र गुहा बोले, देश में इमरजेंसी जैसे हालात। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन से जुड़ी टूल किट तैयार करने वाली एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी का विरोध तेज हो गया है। बेंगलुरु में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा है कि जो लोग मानवाधिकार और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसे बर्ताव करने से क्या होगा, ये तानाशाही है। इमरजेंसी जैसी स्थिति आ गई है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि अगर किसी ने लेख लिखकर विरोध किया है तो उसका जवाब लेख से ही दिया जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 26 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल, देश भर के कारोबारियों को मिला अब इनका साथ। जी हां दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के 26 फरवरी के बाद भारत बंद के आह्वान पर मद्देनजर सरकार और कैट के बीच आज बातचीत हुई। कैट को अब एटवा का भी समर्थन मिला है। एटवा ने अपना समर्थन देते हुए देश भर में उस दिन ट्रांसपोर्टर्स का चक्का जाम करने की घोषणा की है। कैट जीएसटी के वर्तमान स्वरूप का घोर विरोध करता है। देश के हर राज्य में अब जीएसटी के अनेक प्रावधानों को लेकर विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं और अब इसके सपोर्ट में व्यापारियों से लेकर टैक्स प्रैक्टिशनरों, लघु उद्योग एवं व्यापार से जुड़े अन्य वर्गों ने भी कैट के भारत व्यापार बंद को अपना समर्थन घोषित किया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल और भारतीय ने जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी के स्वरूप को अपने फायदे के लिए विकृत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जीएसटी पूरी तरह से एक फेल टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी का जो मूल स्वरूप है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। सभी राज्य सरकारें अपने निहित स्वार्थों के प्रति ज्यादा चिंतित हैं और उन्हें कर प्रणाली के सरलीकरण की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के व्यापारी कारोबार करने की बजाय जीएसटी का पालन करने में दिन भर जुटे रहते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए विपरीत स्थिति है। ऐसे में जीएसटी के वर्तमान स्वरूप पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। बयान के मुताबिक 4 साल में लगभग 937 से ज्यादा बार संशोधन होने के बाद जीएसटी जा बुनियादी ढांचा ही बदल गया है। बार बार कहने के बावजूद जीएसटी काउंसिल ने अभी तक कैट द्वारा उठाए गए मुद्दों का कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए व्यापारियों को अपनी बातों को देश भर के लोगों को बताने के लिए भारत व्यापार बंद का ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, इन दिग्गज नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। माना जा रहा है कि इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीजेपी को कई इलाकों में झटका लग सकता है। बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। आयोग द्वारा इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। जानकारी के अनुसार बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक रॉय और प्रदेश कार्यकारिणी एमसी मोर्चा के एससी मोर्चा के सदस्य सुब्रत राय ने पार्टी छोड़ दी है। इसके साथ ही नदिया और डायमंड हार्बर जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ टीएमसी ज्वाइन कर लिया है। नदिया जिला के राणाघाट 2 ब्लॉक के मेजर ग्राम में शनिवार को भाजपा और माकपा के 250 कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हुए। शामिल होने वाले नेताओं में भाजपा की मणिका ग्राम पंचायत की सदस्य मोनिका रॉय और माकपा नेता सुशांत मंडल शामिल हैं। मेजर ग्राम हाई स्कूल से सटे एक क्षेत्र में सत्ताधारी पार्टी द्वारा सभा आयोजित की गई थी। मौके पर भाजपा और माकपा कार्यकर्ताओं को नदिया जिला परिषद और राणाघाट 2 ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष बन्नाली दे ने तृणमूल का झंडा सौंपा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रेरित होकर और लोगों के लिए काम करने की भावना के साथ भाजपा और माकपा के लगभग 250 कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता से लूट, सिर्फ 2 का विकास, गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा होने पर राहुल गांधी का हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एलपीजी गैस पर 50 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा होने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि उनकी सरकार में सिर्फ 2 लोगों का ही विकास हो रहा है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि जनता को केंद्र सरकार लूट रही है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, जनता से लूट, सिर्फ 2 का विकास। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच रसोई गैस सिलेंडर के दामों में रविवार को बड़ा इजाफा हुआ। तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया है। आज सोमवार 15 फरवरी से दिल्ली में एक गैस सिलेंडर की कीमत 769 रुपए होगी। फरवरी में यह दूसरा मौका है जब रसोई गैस महंगी हुई है। इससे पहले 4 फरवरी को भी गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ाई गई थी। यानी 15 दिनों के अंदर प्रति गैस सिलेंडर 75 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पर इसके दाम 90 से 100 रुपए प्रति लीटर के बीच है। मध्य प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। देश में पिछले 6 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। इसके दामों की रोज समीक्षा की जाती है, जबकि एलपीजी गैस के दामों की समीक्षा 15 दिनों में की जाती है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, अब की बार राम और दुर्गा पर रार, सरस्वती पूजा से पहले टीएमसी बीजेपी में महाजंग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी लड़ाई अब हर दिन के साथ और धारदार होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी जंग होती दिखाई दे रही है और इस बार चुनावी जंग में धर्म का तड़का लग चुका है। भाजपा जहां टीएमसी को जय श्री राम के नारे पर घेरती आई है, वहीं अब ममता बनर्जी की पार्टी ने अब भाजपा को दुर्गा सरस्वती के नाम पर घेर लिया है। राम बनाम दुर्गा के खेल में फंसी भाजपा। दरअसल बीते दिनों इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने देवी दुर्गा को लेकर नया इतिहास गढ़ दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम को राजा का दर्जा दिया जाता है, इसलिए राम राज्य की कल्पना है, लेकिन दुर्गा के साथ ऐसा नहीं होता है। बस इसी मसले पर अब टीएमसी आक्रामक हो गई है और इसे बंगाल महिला का अपमान बता दिया है। ये सच्चाई है कि बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। देवी दुर्गा बंगाल के लोगों के दिल में बसती हैं। ऐसे में टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान के हाथों हाथ लपक लिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो चुनावी मंच से इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ लिया। जय श्री राम के नारे से बैकफुट पर आई तृणमूल कांग्रेस देवी दुर्गा को लेकर फ्रंट फुट पर आ गई है, तो बीजेपी को सफाई पर उतरना पड़ा। बंगाल बीजेपी ने ट्वीट कर तृणमूल पर ही दिलीप घोष के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर ममता को घेरने वाली बीजेपी अब बंगाल में राम बनाम दुर्गा में फंस गई है। गौरतलब है कि हाल ही में बंगाल के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहाँ जय श्री राम के नारे पर आवाज बुलंद की थी और कहा था कि चुनाव खत्म होते होते ममता बनर्जी भी जय श्री राम बोलेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की लड़ाई लड़ेगी 11 वकीलों की टीम, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन को भारी जन समर्थन। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध और आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले किसानों की न्यायिक लड़ाई 11 वकीलों की टीम लड़ेगी। गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने वकील फॉर फार्मर के तहत 11 वकीलों की टीम यूपी गेट पर किसानों के लिए मिली है। इनमें एडवोकेट वासु कुकरेजा टीम लीडर, एडवोकेट जसवंती, एडवोकेट गौर चौधरी, एडवोकेट देवेंद्र एस, एडवोकेट सितावत नबी, एडवोकेट फरहत खान, एडवोकेट प्रभनीर, एडवोकेट संदीप कौर, ए जय किशोरी, रवनीत कौर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यूपी गेट पर किसानों से 100 नोटिस की कॉपी मिली है जो अलग अलग मामलों की है। इन सभी को वकीलों के पैनल के पास भेज दिया गया है। इसके बाद पूरा पैनल अपने हिसाब से आगे की कार्रवाई करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न होने पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जी हां दोस्तों, बिहार में पिछले साल हुए चुनाव के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के बारे में जनता को समुचित प्रचार माध्यमों से जानकारी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये नोटिस मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को भी भेजे गए हैं। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस BR गवई की पीठ ने वकील ब्रजेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद राजनीतिक पार्टियों ने उन पर पूरी तरह से अमल नहीं किया, तो आयोग ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। नोटिस का जवाब 4 हफ्ते में देना है, जिसके बाद 9 मार्च को अगली सुनवाई होगी। याचिका के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने साल भर पहले 13 फरवरी 2020 को अपने फैसले में आपराधिक चरित्र वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का टिकट देने की दशा में संबंधित राजनीतिक दल उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अपनी वेबसाइट के साथ साथ प्रमुख प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि राजनीतिक दलों को जनता के सामने ये स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर आपराधिक पृष्ठभूमि और रिकॉर्ड वाला उम्मीदवार ही उन्होंने क्यों चुना। कोर्ट ने कहा था कि ये जानकारी चुनाव के विभिन्न चरणों में 3 बार प्रकाशित करनी होगी। नामांकन के बाद फिर फाइनल सूची जारी होने के 48 घंटों के अंदर और फिर मतदान से 2 दिन पहले भी यह जानकारी साझा करने के निर्देश दिए गए थे। इस प्रक्रिया के लिए निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को फॉर्म C7 और C8 भी जारी किया था। याचिकाकर्ता की दलील थी कि बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सुधारात्मक और पारदर्शी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले आदेश और दिशा निर्देश का बिल्कुल पालन नहीं हुआ। जिन इक्का दुक्का उम्मीदवारों ने इसका पालन भी किया तो उन्होंने खानापूर्ति के लिए ऐसा किया है। उम्मीदवारों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए छोटे और बेहद मामूली प्रसार संख्या वाले अनाम से अखबार में छोटी सी जानकारी छपवा दी, जबकि निर्वाचन आयोग का मकसद था कि वोट तय करने से पहले मतदाता को सभी उम्मीदवारों के बारे में जानकारी मिल जाए, तब वो तय करें कि आखिर कौन उनका सही नुमाइंदा हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जब तक सरकार हमारी मांगों पर सहमत नहीं होती तब तक हम उसे चैन से बैठने नहीं देंगे, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के खिलाफ रुख और कड़ा करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मान ली जाती हैं तब तक सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। करनाल जिले की इंद्री अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे 40 नेता पूरे देश में घूम घूम कर समर्थन मांगेंगे। टिकैत ने कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा
जब तक सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं करती, समिति से बात नहीं करती और हमारी मांगों पर सहमत नहीं होती, तब तक हम उसे चैन से बैठने नहीं देंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि केंद्र के कृषि कानूनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगी। टिकैत ने कहा कि कानून न केवल किसानों को बल्कि छोटे किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और अन्य वर्गों को भी प्रभावित करेगा। इन कानूनों को लाने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए टिकैत ने कहा, गोदाम पहले बन गए और कानून बाद में आया। क्या किसान नहीं जानते कि ये कानून बड़े कॉरपोरेट के पक्ष में है? इस देश में भूख का कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भाकियू नेता ने दोहराया, पंच और मंच वहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, समिति द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा वह सभी को स्वीकार्य होगा। देश के किसान उसके साथ खड़ा है। टिकैत के अलावा इस महापंचायत में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल और भाकियू हरियाणा शाखा के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी मौजूद रहे। राजेवाल ने कहा कि किसान महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं सुन रही है। पाल ने कहा कि 200 से अधिक किसानों ने प्रदर्शन में अपना बलिदान दिया है और उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति, लेकिन सेना का मनोबल गिरा रही मोदी सरकार। पूर्व रक्षा मंत्री ने पूछे 8 सवाल। जी हां दोस्तों, पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर कांग्रेस ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि देश 2 मोर्चों पर संकट का सामना कर रहा है। बावजूद इसके सरकार ने सेना का मनोबल कमजोर किया है। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही, जबकि देश 2 मोर्चों पर युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। एंटनी ने कहा, पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादियों को भेज रहा है। चीन अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक कई पॉइंट्स पर अतिक्रमण कर रहा है और जवानों की भारी तैनाती किए हुए हैं। हमारी सेना 24 घंटे वहां मुस्तैद है, लेकिन उसे सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, जबकि इसकी जरूरत है। पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि चीनी नेवी भी हमारी सीमा में घुसपैठ कर रही है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी बजट में मामूली बढ़ोतरी की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और कपिल सिब्बल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एंटनी ने कहा, थल सीमा ही नहीं, जल सीमा पर भी चीन का खतरा बढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार बजट में बढ़ोतरी नहीं करके सेना का मनोबल गिरा रही है। उन्होंने कहा, गलवान घाटी कभी भी विवादित नहीं था, 1962 में भी नहीं। ये हमेशा भारत का हिस्सा था, लेकिन पहली बार वहां हमारी सेना को शहादत देनी पड़ी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि डिसएंगेजमेंट के साथ अपने पेट्रोलिंग पॉइंट को छोड़ना और बफर जोन बनाने का समझौता घुटने टेकने जैसा है। उन्होंने कहा कि कैलाश रेंज छोड़ना भी चौंकाने वाला फैसला है। फिंगर 4 से 8 तक विवादित रहा है, लेकिन भारत ने फिंगर 8 तक अपना दावा कभी नहीं छोड़ा। पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा, जब डिफेंस मिनिस्टर ने संसद के बयान देकर कहा कि हमारी सेना फिंगर 3 तक रहेगी, तब भारत का एक पोस्ट फिंगर 4 पर था। इस तथ्य को भुला दिया गया। इसके साथ ही AK एंटनी ने मोदी सरकार से 8 सवाल पूछे हैं। पहला प्रश्न, मोदी सरकार ने हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम उसको अंडरमाइन करने की कोशिश क्यों की है? दूसरा सवाल, पूरा देश शांति चाहता है, परंतु शांति किस कीमत पर? क्या देश की सरजमी को चीन को सौंपकर शांति स्थापित की जा सकती है? इसका जवाब मोदी सरकार को देना होगा। तीसरा सवाल, मोदी सरकार ने गलवान घाटी, गलवान वैली और पैंगोंग त्सो लेक इलाके के अंदर हमारी सरजमी को चीन को सौंप दिया, इसलिए चीन से कोई समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता से खिलवाड़ कर नहीं हो सकता। चौथा प्रश्न, मोदी सरकार बताए कि उन्होंने गलवान वैली में जहां हमारे सैनिकों ने भारत की सरजमी की सुरक्षा करते हुए शहादत दी, वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हमारी सेना को क्यों हटाया गया है और भारत की सीमा के अंदर बफर जोन क्यों बनाया है? क्या ये गलवान वैली में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं? पांचवा सवाल, मोदी सरकार ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और सेना के पराक्रम एवं शौर्य की जो पहचान बन गया था, कैलाश रेंज पर हमारी सेना चीन के बहुत ऊपर थी, जिससे चीन घबराता और कांपता था। मोदी सरकार ने समझौते में पैंगोंग त्सो लेक के साउदर्न बैंक पर कैलाश रेंज से हमारी सेना को हटाने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय क्यों लिया है? छठा प्रश्न, क्या मोदी सरकार भूल गई है कि पैंगोंग त्सो लेकर के नॉर्दर्न बैंक पर फिंगर 4 पर हमारी सेना की पोस्ट है? और अगर क्योंकि ये बात सही है, तो फिर मोदी सरकार भूभागीय अखंडता से खिलवाड़ करते हुए फिंगर 4 से फिंगर 3 तक पीछे क्यों हट रही है? सातवां प्रश्न, भारत के मुताबिक सदैव हमने फिंगर 8 तक हमारी LAC को माना है, तो फिर भारत की सरजमी के अंदर ही फिंगर 8 और फिंगर 3 के बीच में बफर जोन स्थापित कर देश की भूभागीय अखंडता से घिनौना समझौता और जमीन का सरेंडर करना मोदी सरकार क्यों कर रही है? आठवां और अंतिम सवाल, मोदी सरकार चीन को वापस धकेलकर अप्रैल 2020 का स्टेटस और एंटी कब स्थापित करेगी? इस बारे में मोदी सरकार का क्या प्लान और रास्ता है, दृष्टि है? देश को इस बारे में विश्वास मिले। कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता से इस प्रकार का घिनौना समझौता और षड्यंत्र कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल बेवकूफ बना रही है भाजपा। बंगाली हिंदुओं का वोट बचाने के लिए एक हिंदू संगठन ने खोला मोर्चा।
जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा जिन वोटरों को अब तक सबसे मुफीद मानकर चल रही है, अब उसमें भी सेंध लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी के लिहाज से चिंता की बात यह है कि ये सब उस संगठन से किया जा रहा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा है और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए काम भी किया था। इस संगठन की ताकत ये है कि वह स्थानीय होने के साथ साथ संघ और भाजपा की कार्य प्रणालियों से रग रग तक वाकिफ है। इस संगठन ने एक नई पार्टी लॉन्च करके 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। दिक्कत ये है कि जब भाजपा को तृणमूल कांग्रेस से कांटे की टक्कर मिल रही है तो ऐसे संगठन उसका टेंशन और बढ़ा सकते हैं। बंगाल के हिंदूवादी संगठन हिंदू सहमति ने घोषणा की है कि वह आने वाला विधानसभा चुनाव में खुद अपने प्रत्याशी उतारेगी और बंगाल हिंदुओं की रक्षा के लिए वोट मांगेगी। यह वही संगठन है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव बीजेपी का समर्थन किया था और CAA और NRC जैसे मुद्दों पर इसके हक के मुहिम में चलाई थी। लेकिन अब इस संगठन ने जन सहमति नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया है। हिंदू सहमति के अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य को अब लगता है कि बीजेपी हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है। रविवार को उन्होंने कहा है, हमारे आकलन से TMC विभाजन के पहले वाली मुस्लिम लीग में परिवर्तित हो चुकी है और बीजेपी गांधी और नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस बन चुकी है। बीजेपी को सिर्फ सत्ता हासिल करनी है, हिंदुओं के हितों की रक्षा करनी नहीं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।